हाय दोस्तों, मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का फिर से अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए हम तैयारी में लगे हुए हैं हम सभी लोग। तो दोस्तों, ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये लेखपाल की मुख्य परीक्षा के साथ साथ जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी बच्चे दोस्तों आने वाले टाइम में कांस्टेबल की जो 26,000 वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हमने ज्योमेट्री से स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पहला लेक्चर में त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। और त्रिभुज के क्या क्या टाइप है उनके बारे में भी मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। तो हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेस भी देखे थे, आज हम उन पे एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। फिर हम अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है केंद्र के बारे में, केंद्र जो है जिनमें ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज स्टार्ट हो जाएगा, हाँ होपफुली आज ये खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ हम स्टार्ट भी केंद्र कर देंगे। तो पहले दोस्तों हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो एक क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे ऑलरेडी दोस्तों लिख रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज है ए बी सी, जिनकी भुजाओं का जो अनुपात है ए बी बी सी और ए सी की भुजाओं का अनुपात 2:3:4 दे रखा है। और बोला है कि इस त्रिभुज का जो परिमाप है, परिमाप क्या है वो 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, आपके सिलेबस में त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस थ्योरम और त्रिभुज दे रखा है, और लास्ट में उन्होंने ये भी बोल रखा है, सिलेबस में अब देखेंगे आप कि परिमाप और क्षेत्रफल प्रमेय उन्होंने लिख रखा है। देखिए, आप यदि त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज में दो टाइप से चीजें बनती हैं कि एग्जामिनर जो है वो त्रिभुज से क्वेश्चन कैसे दे रहा है। एक तो वो ऐसे क्वेश्चन भी बना सकता है कि कुछ कॉम्बिनेशन आप त्रिभुज बना दे वो, और उनसे आपसे पूछ ले कि इसमें एंगल क्या होगा। कई ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं डायग्राम वाले जिनमें एंगल पूछता है। अब एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें ऐसे ही बनेगा कि त्रिभुज दिया रहेगा, उसमें इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सब का कॉन्सेप्ट मिक्स करके दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा कि इसमें एरिया क्या होगा या भुजाओं का कुछ रेशियो क्या होगा, त्रिभुज कितने त्रिभुज बन रहे हैं उन त्रिभुजों के एरिया का रेशियो क्या होगा। ऐसे तमाम क्वेश्चन बनेंगे। तो हम आराम से धीरे धीरे चलेंगे। अभी जो मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, बेसिक आगे पहले करते रहिए। बाद में हम जब मिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब मैं आर्थो सेंटर बता दूंगा, तब त्रिभुज के कुछ मैं ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा जिनमें इन सब कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन बना हुआ होगा। तो पहले हम बेसिक चीजें भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। ये भुजाओं का अनुपात का मतलब है, ये आप मत समझिए कि ए बी का मान 2 सेंटीमीटर है, बीसी का मान 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि यदि ए बी का मान 2 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो बीसी का मान 3 सेंटीमीटर होगा और एसी का मान 4 सेंटीमीटर होगा। इसको हम रेशियो कहते हैं, क्योंकि एक भुजा का मान दूसरी भुजा के मान पर निर्भर कर रहा है। यदि हम यहाँ बोल दें कि एसी का मान हम 8 कर देंगे दोस्तों, तो ये जो बीसी का मान है ना, वो उसी गुणा से बढ़ जाएगा। जैसे ये 4 में 2 का गुणा करने पे 8 आएगा ना, तो 3 में 2 का गुणा करने पे क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका मान बीसी का 6 हो जाएगा। वहीं यदि हम एबी की बात करें तो ये भी 2 गुणा से बढ़ जाएगा, तो 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप मेरे कहने का मतलब समझिए कि जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो अनुपात क्या होता है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो अभी AB का मान 2 सेंटीमीटर इसलिए है क्योंकि BC 3 सेंटीमीटर है और AC 4 सेंटीमीटर है। ये अनुपात हमेशा सेम रहता है इनका। अब प्रश्न में हमारे क्या दोस्तों दे रखा है, प्रश्न में हमारे क्या दे रखा है दोस्तों कि त्रिभुज का जो परिमाप है वो 18 सेंटीमीटर है। अब परिमाप का मतलब क्या है, आप जानते हैं परिमाप क्या होता है आपका। परिमाप का मतलब क्या होता है कि किसी भी आकृति का जो परितः माप होता है उसी को हम परिमाप कहते हैं। अब इस आकृति का परितः क्षेत्र कौन सा है, ये है। आउटर एरिया क्या है इसका, आउटर लाइन क्या है इसका, ये है। तो ये आपका क्या होगा, परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ पे परिमाप का मतलब क्या है, यहाँ पे दोस्तों परिमाप का मतलब है ए बी धन बी सी धन ए सी। ये क्या है, इसका परिमाप है। अब इसका मान क्या दे रखा है प्रश्न में आपके, 18 सेंटीमीटर दे रखा है। 18 सेंटीमीटर इसका मान दे रखा है। अब आप ये देख रहे होंगे, और यहाँ पे भुजा का जो अनुपात दे रखा है वो 2:3:4 दे रखा है। मान लीजिए कि इस भुजा का मान AB का मान क्या है, 2x है, BC का 3x है, और AC का 4x है, 4x है। और यहाँ पे हम इनका मान रख दें तो 2x धन 3x धन 4x बराबर क्या होगा, ये 18 हो गया। तो ये क्या हो गया, 9x बराबर क्या हो गया, 9x बराबर क्या होगा दोस्तों, 9x बराबर ये 18 हो गया। 18 हो गया, आप देख रहे हैं। तो x बराबर क्या हो गया,
2 आ गया, x बराबर 2 आ गया ना। तो इस भुजा का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर 4 आ जाएगा। इसका मान 3 गुणे 2 बराबर 6 आ जाएगा। इसका 4 गुणे 2 बराबर 8 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अब ये दोस्तों ये भुजा का मान एक्चुअल ये मान होगा कि इस भुजा का मान क्या है, वो 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अब आप जानते हो कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का हमको यदि एरिया निकालना है, क्षेत्रफल हमको यदि निकालना है दोस्तों, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला आपको बताया था। अब ए बी और सी का मान तो हमको पता है, ए बी और सी तो हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं, ये हो जाएगा। हम किसी को भी कुछ भी मान ले सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब हमको क्या पता होना चाहिए, एस पता होना चाहिए। और एस क्या होता है, एस आपने पढ़ा था, मैंने इसके पिछले लेक्चर में बता रखा है कि एस को हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, अर्ध परिधि भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता था a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। यहाँ पे a का मान क्या है, 4 है, तो 4 हो गया, b का मान आपका 6 हो गया और c का मान है 8 बटे 2। तो यहाँ पे s का मान क्या आ गया, 6 4 10 8 18, 18 बटे 2 मतलब 9 आ गया। s का मान आपको 9 आ गया। यही दोस्तों आपको मान 9 यहाँ पे हमें पुट कर देना है। यहाँ पे आप ये s का मान पुट कर दीजिए। अब क्या होगा, ये 9 हो जाएगा, 9 माइनस a 4, 9 माइनस बी 6 और इसको मिटा देते हैं हम 9 माइनस सी मतलब 8, ये होगा अपना। अब हम इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 9 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ये हो गया। अच्छा दोस्तों, आप देख रहे होंगे अंडर रूट में 9 है, इसका एक, इसको क्या लिखते हैं, इसको 3 इंटू 3 लिखते हैं ना। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो चीजें पेयर बन जाए उनमें से एक पेयर में से एक संख्या निकाल के बाहर कर लो। अब क्या है, यहाँ पे इसका एक 3 बाहर आ जाएगा ना, यहाँ से तो वो 3 बाहर आ गया। अंदर क्या कोई पेयर बन रहा है क्या, 5 का कोई पेयर बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है। 3 का बन रहा है क्या, इस 3 का भी नहीं बन रहा है हमारा। इसमें 3 का एक जोड़ा बन रहा था, एक जोड़ा हमने बाहर ले लिया, ये 3 आ गया बाहर। अंदर क्या बचा, 3 बचे 15। ये क्या आ गया आपका दोस्तों, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। ये क्या आ गया, क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा हाई लेवल जाएगा, लेकिन हाँ पेपर को हमको फिर भी चीजें तैयार रहनी चाहिए। तो ये चीज मैंने आपको करके बता दिया। एक तरीका दोस्तों मैं और बता देता हूँ, जो आप मैंने यहाँ पे ये सब चीजें माना है ना, एक्स एक्स माना है, फिर मल्टीप्लाई किया, बराबर किया है, इतना हमको करने की जरूरत नहीं थी। असल में देखिए क्या होता है, भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात क्या है, 2 और 3 और 4 के अनुपात में है, और इनका परिमाप कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब है तीनों भुजाओं के का जो योगफल होगा वो 18 होना चाहिए। बट यहाँ पे इन तीनों भुजाओं को हम जोड़ लें तो क्या आएगा, 9 आ रहा है, 9 सेंटीमीटर आ रहा है, और ये क्या है, 18 होना चाहिए। इसका मतलब है कि परिमाप 9 की जगह 18 है, हमारे प्रश्न में 18 है, तो हम क्या कर देंगे, ये 18 बन जाएगा। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 बन जाएगा। इसका मतलब है कि जितनी भी हमारी भुजाएं हैं उनमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाएगा। देखिए यही हमारा मान आया था कि नहीं, 4 6 और 8 आया था कि नहीं, वही ये 4 6 8 है कि नहीं। तो हमें इतना करने की भी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी मैंने एक्स मान के भी आपको समझा दिया, आपको उस तरीके से भी समझा दिया आप कैसे कर सकते हैं। यदि प्रश्न में ये दिया होता दोस्तों कि यहाँ पे ये परिमाप जो है ये 24 है, तो आप ये देखते हैं कि ये जो परिमाप जो एक्चुअल में प्रश्न में दिया है क्या दिया है, 24 दिया है, बट हमारा क्या आ रहा है, जोड़ने पे अनुपात 9 आ रहा है। तो ये क्या इससे कट रहा है, क्या कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। तो देखेंगे ये 24 इसके कितने गुणा है, ये गुणा इसके कितने गुणा है, 24 बटे 9 गुणा है ना, तो जितनी भुजाएं भी है ना वो उतनी ही गुणा हो जाएगी आपकी, समझ गया। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो दोस्तों एक तो ये क्वेश्चन रहा। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी पे ही, उसमें मैं एक फार्मूला और है जो कि ट्रायंगल के बारे में दिया है कि त्रिभुज का एक और फार्मूला है कि यदि बीच का कोई कोण का मान दिया हो त्रिभुज के किसी एक बीच का, तो हम वहां पे हम कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बारे में है।
कई बार ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि नॉर्मली लोगों को ये फार्मूला लोगों को पता नहीं रहता है और ये क्वेश्चन मिस हो जाता है लोगों का, मैंने देखा है। दोस्तों मैं क्वेश्चंस बहुत से मतलब मैं सोच समझ के ही लाता हूँ। मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा टू द पॉइंट ही कराऊंगा। अक्सर मैं एग्जाम देता रहता हूँ। देखिए मैंने पेट का एग्जाम दिया, मेरे 99.7 परसेंटाइल मार्क्स उसमें आए। मेरा कोई ऐसा मेरा मोटो नहीं है कि मुझे लेखपाल बनना है या कुछ करना है। मैंने लेखपाल का इवन फॉर्म भी मुझे नहीं भरना है, मैं भरा भी नहीं हूँ। मैं इसलिए देता रहता हूँ कि मुझे पता रहे कि एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है और चीजें किस तरीके से आ रही हैं। बस मैं इसके लिए एग्जाम देता हूँ। मैं ऑलरेडी उससे हायर ग्रेड पे मैं वर्किंग हूँ, तो मैं देता रहता हूँ बस एग्जाम। तो मैं आपको इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूँ ना कि बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। आराम से करिए आप, 3 मंथ का टाइम है, अच्छा समय होता है इस एग्जाम की तैयारी करने का। यदि आप ऑलरेडी पेट क्वालिफाइड है, बेसिक चीजें आपको आती होंगी, बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। ज्यादा बात नहीं करते, अब आते हैं जो एक क्वेश्चन और था मैं आपको बताने वाला था दोस्तों। एक क्वेश्चन ये था कि अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे बोलता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि मैं आपसे बोलूं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसे दे रखा है त्रिभुज। समद्विबाहु क्या है? दो भुजाएं बराबर होंगी, कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी। मान लीजिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसके बीच का जो ये कोण है ये 45 अंश है। अब बोलता है जो इस त्रिभुज में जो समान भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां जो है वो 10 सेंटीमीटर है। जो समान भुजा कौन सी है? AB और AC समान भुजा है। इसका मतलब AB और AC क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपसे इस प्रश्न में यदि बोल देता है वो कि आप क्षेत्रफल निकालिए, इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालिए। अब आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अब यदि आप सोचेंगे कि जो अब मैंने अभी इसके पहले प्रश्न कराया जिसने हम लोगों ने सेमी पेरीमीटर के फॉर्मूला का यूज किया था और हमने क्षेत्रफल निकाला था, यहाँ पे वो लग सकता है क्या? वो यहाँ नहीं लग सकता है दोस्तों। यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल के फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो एक फार्मूला होता है किसी भी त्रिभुज में, ऐसा नहीं है कि समद्विबाहु त्रिभुज के लिए है, कोई भी त्रिभुज ऐसा हो जिसमें दो रेखाखंडों के जो बीच का कोण यदि दिया हो और दोनों भुजाओं का मान दे रखा हो, तो हम वहां से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 1/2। ये दोनों रेखाखंड है ना, यही दोनों आपस में मिलके कोण बना रहे हैं ना, 45 अंश का कोण। तो ये कोण जिन दो भुजाओं से लगा है, ये जो कोण बना है ये किसके बीच में बना है? इस लाइन के और इस लाइन के बीच में बना है ना। तो इन्हीं दोनों लाइन को हम लेंगे। तो 1/2 ये लाइन कौन सी है? AB। और ये लाइन कौन सी है? AC। इनटू साइन, इनके बीच का कोण क्या है? 45। ये 45। तो इसका आप समझिए मैं क्यों बता रहा, इसका फार्मूला क्या होता है? 1/2 BC साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। वो BC क्या होता है? भुजा होता है जिनके बीच में ये कोण बना होता है, ये इसका फार्मूला होता है। तो मैंने वही फार्मूला यहां लगा दिया, 1/2 आ गया। अब क्या बोला था? समद्विबाहु त्रिभुज है, एक भुज और उसमें बोला था समान भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब दोनों भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, इनटू साइन 45 अंश। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, ये होता है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लिए, ये कट गया 5 से, आपका क्या आ गया? 50/√2 आ गया। इसका आप रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं या परिमेयीकरण भी कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लिए तो क्या आ जाएगा? ये 50√2/2। तो क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा? यदि सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो दोस्तों ये फार्मूला भी आप याद रखिए। जैसे जैसे मैं चीजें आपको बताता जा रहा हूँ, आप नोट्स बनाते चलिए इन चीजों का। जो जो फार्मूलाज हैं उनको एक तरह लिखते जाइएगा। हाँ, एक चीज आप ये करिएगा, जब मैं ज्योमेट्री पूरा लेक्चर पढ़ा लिखूंगा तो आप क्या करिएगा, एक शीट पे जितने भी फार्मूला हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं जो मैंने नोट्स में लिखवाए हैं अलग अलग जगह पे, आप उनको एक जगह पूरा सीक्वेंस वाइज में आप लिख लीजिएगा। आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा इन द लॉन्ग टाइम, आपको याद रखने के लिए। तो ये एक तो था, इसको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन इस पे हमने करा दिए हैं। अच्छे क्वेश्चन थे आपके। त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड आपके क्षेत्रफल के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। परिमाप के बारे में भी थोड़ा पता चल गया होगा कि परिमाप क्या होता है, उनके बारे में भी आप थोड़ा जान लिए होंगे। अब हम इसके बाद क्या बात करेंगे कि हमने कल एक चीज हमें समकोण त्रिभुज में और बताना था, वो हम अभी बताना चाह रहे हैं। क्योंकि कल हम त्रिभुज के टाइप की बात कर रहे थे तो वहां भी ये चीजें
डिस्कस करना ज़्यादा मैंने जरूरी नहीं समझा था। तो हम अब बात कर लेते हैं त्रिभुज के ट्रिपलेट के बारे में। ट्रिपलेट क्या होता है? जैसे मैंने आपको कल बताया था, पाइथागोरस थ्योरम बताया था, पाइथागोरस थ्योरम बताया था। दोस्तों मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको भी बताने जाऊंगा यहाँ पे, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बताया था कि जो ये भुजा होती है, मतलब कर्ण जो होता है, इसका स्क्वायर जो है वर्ग इन दोनों बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ए बी का स्क्वायर धन बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। यही था पाइथागोरस थ्योरम, ये था आपका पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, आप ये चीज यहाँ पे समझिएगा कि कुछ पाइथागोरस थ्योरम में जो होता है हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कुछ ट्रिपलेट हमारे बनते हैं जो कि पाइथागोरस प्रमेय को पूर्णतः ये पालन करते हैं इनका। जैसे मैं बोलूं कि ए बी का मान यदि 3 है और इसका मान 4 है, बी सी का मान 4 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? ए सी का मान 5 आ जाएगा, क्योंकि इनका स्क्वायर क्या आएगा? 9 आएगा, इसका 16 आएगा और इसका 25 आ जाएगा। तो दोनों का योग इस 25 के बराबर है। आप देख रहे होंगे ना, 3 4 5 क्या बनेगा? तो हम इस 3 4 5 को क्या बोलेंगे? इस 3 4 5 को हम ट्रिपलेट बोलेंगे। वैसे देखिए अब क्या होगा, इनका जो भी मल्टीपल होगा ना वो भी ट्रिपलेट हमेशा बनाएगा। 4 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 आ गया। 3 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 6 हो गया, और यहाँ पे 10 आ गया। ये भी क्या होगा? ये भी एक ट्रिपलेट बनाएगा। अच्छा, आप इसी में फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 12 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये भी एक ट्रिपलेट बनाएगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बहुत से क्वेश्चंस में आपको यदि त्रिभुज है, उनकी भुजाओं का मान यदि 6 8 आपको दिख गया, या फिर कर्ण का मान 10 दिख गया और इसका मान 6 दिख गया, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ अगली वैल्यू का जो बचा हुआ मान होगा वो 8 होगा। यदि ये मान दिया तो आपको ये मान तुरंत याद आ जाएगा। ये आपको देखिए प्रैक्टिस करने से आएगा, 1 2 दिन में चीजें नहीं आती हैं, ये चीजें अभी आपको धीरे धीरे आएंगी। और देखिए ऐसे बहुत से ट्रिपलेट बनते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं 9 40 और 41 का ट्रिपलेट बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, मैं आपको बताऊं बहुत से एग्जाम में ये ट्रिपलेट देता है। चूंकि संख्याएं बड़ी हैं, आपको इनका स्क्वायर याद नहीं रहेगा, तो ये आप इसमें कंफ्यूज होंगे, तो आपको ये ट्रिपलेट भी याद रखना है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं इसमें तो ये तो हो गया था दोस्तों। फिर उसके बाद मैं आपको और एक ट्रिपलेट बता दूं, 7 और 24, ये एक ट्रिपलेट आपका बनता है। इसमें आप इसको भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो रही ट्रिपलेट की बात। अब इसमें मैं एक चीज आपको और बता देना चाहूंगा, एक बहुत ही अच्छी चीज थी, आपको रेशियो के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था कि कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत से क्वेश्चन में ये ऐसी चीजें आती हैं और हमें नहीं समझ में आता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये जो ट्रायंगल दे रखा है, ये एक समकोण त्रिभुज है। आप देख रहे होंगे कि एक समकोण त्रिभुज है। ये कोण का मान क्या है? 90 अंश है। मैं बोलूं यदि आपको कि इस कोण का मान यदि 30 अंश है, तो इस कोण का मान क्या होगा? 60 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। ये 90 है, ये 30 है, 60 है। आप हमेशा एक चीज याद रख लीजिएगा, दो चीज आपको ये याद भी नहीं रखने की जरूरत है, पहले मैं बता रहा हूं भी आप याद रख लीजिए। 90 अंश है ना, ये 90 डिग्री है। इसके सामने की जो भुजा होगी, यदि इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो जो 60 सेंटीमीटर की भुजा है, कोण है, इसके सामने का क्या हो जाएगा? भुजा की लंबाई √3 आ जाएगी। और जो 30 सेंटीमीटर है उसके सामने की भुजा की लंबाई का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक्चुअली ये क्या है, मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको कि ये जो भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज में, यदि ये एंगल आपको दिख जाता है कि ऐसा एंगल बना हुआ है, ठीक है, तो वहां पे इनकी भुजाओं का जो अनुपात है उसमें यही अनुपात होता है। जो भुजाओं की लंबाइयां रहेंगी उन पे यही अनुपात रहेगा। मेरे कहने मतलब क्या है, जैसे मैं आपको ये बता भी दे रहा हूँ कैसे। अच्छा देखिए, ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम यहां लगेगा। कर्ण का जो स्क्वायर होगा, बाकी जो दोनों भुजाएं उनको स्क्वायर के योग के बराबर होगा। एक का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 3 1 4, ये इसके बराबर है कि नहीं है? है ना बराबर। तो आप बस इतना आप समझिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये आप रेशियो आपको याद रहे। अब इसका मैं बता रहा हूं, इसका एप्लीकेशन क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे दोस्तों आपके किसी प्रश्न में यदि ये बोल देगा कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक जो भुजा है उसकी, आपको यदि ऐसा दे देगा क्वेश्चन में कि उसकी जो एक भुजा है वो है 3 सेंटीमीटर की, ठीक है,
दूसरी भुजा आपको दे देता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है जो दूसरी, वो है 6 सेंटीमीटर। और आपको यदि वो भी प्रश्न में यदि ये बोल रहा है कि इसमें जो अन्य एक भुजा है उसकी लंबाई क्या होगी, तो आप देख रहे हैं कि एक भुजा तो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये भी प्रश्न में बोल दिया है जो सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज की वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो इसे समकोण त्रिभुज है उसमें जो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, वो कौन सी होगी, कर्ण होगी। अब देखिए मैंने क्या बताया कि रेशियो क्या है, 1:2:√3 का रेशियो है ना। ये सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण है। यदि ये 6 सेंटीमीटर है और ये जो एक भुजा का मान 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये √3 होगी। अब एक का मान यदि 3 है तो √3 का मान क्या होगा, यदि एक का मान 3 है तो √3 का मान क्या हो जाएगा, √3 का मान दोस्तों यहाँ पे 3√3 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, यदि ऐसा कोई प्रश्न दिया है, यदि बोल दिया कि अब इस भुजा की लंबाई यदि बोल दिया आपको 15 सेंटीमीटर है, तो आप क्या बोलेंगे, इस भुजा की लंबाई क्या होगी, ये 30 सेंटीमीटर होगी। और इस भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, 15√3 हो जाएगी। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब रेशियो में याद रखना है, इतनी रेशियो से पूरा काम इस ट्रायंगल में होता है। जब आप आगे भी अभी ट्रायंगल पढ़ेंगे तो इसका यूज होगा। अभी मैं आपको केवल एक जनरल आइडिया दे रहा हूं, अभी चीजें हम बहुत अच्छे से ये सब चीजों को और समझेंगे जब मैं इस पे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी मैं केवल आपको बताया हूं, तो आप बस जो जो चीजें मैं बताते चल रहा हूं दोस्तों, आप केवल उनको दिमाग में रखते जाइए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसी ऐसी चीजें भी होती है हमारे। उसके बाद मैं आपको सब चीजें भी धीरे धीरे बताऊंगा। अब एक चीज मैं इसमें और बता रहा हूं आपको, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था अभी, मैंने ये एक एंगल 90 था ना, यहां मैं बोल दूं ये एक 45 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 45 डिग्री होगा ना 45 डिग्री। अब देखिए जैसे उसमें उस वाले में हमने रेशियो के बारे में बात किया, तो यहाँ पे भी हम रेशियो जान जाए कि रेशियो इसमें क्या बनता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, रेशियो 1:1 और √2 का रेशियो होता है। इनकी भुजाओं की जो लंबाइयां हैं इनमें 1:1 और √2 का रेशियो होता है। इसको बता दें ये कैसे हो रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। अब देखिए ये और ये, इन दोनों का योग क्या है, ये है ना, तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसका मतलब क्या है, इनकी भुजाओं में जो रेशियो है वो क्या है, 1:1 1:1:√2 का है। और जो इसके पहले मैंने बताया था वो क्या बताया था, 1:√3 एंड 2 ये बताया था। तो ये जो दोनों मैंने आपको बताया है ना दोस्तों, ये जो मैंने रेशियो बताया है ना, ये किसके लिए अभी मैंने बताया, 45 डिग्री और 90 डिग्री के लिए है। और ये जो रेशियो था वो किसके लिए था, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये आपको मैं अभी आगे जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि इनमें क्या करना है। तो दोस्तों हम लोग ट्रायंगल के बारे में काफी कुछ चीजें जान भी लिए हैं, उन पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के करवा दिए हैं, और सारे फॉर्मूलाज भी मैंने लगभग बता दिए हैं। अभी और भी हम कोरिलेशन समझेंगे अच्छे से कि कैसे चीजें हम एक दूसरे से जोड़ के करेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे क्या है, मुझे आपको केंद्रक बताना बहुत जरूरी है। सॉरी केंद्रक मैं कह रहा हूँ, केंद्र बताने जरूरी है। कई केंद्र होते हैं, उनके बारे में मैं जब आपको बता दूंगा तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं केंद्र के बारे में आपको बताऊंगा, केंद्रक में क्या क्या पढ़ना है। जैसे दोस्तों ये हम अब केंद्र पढ़ेंगे, केंद्र में कई केंद्र होते हैं। सबसे पहले हम बात आती है केंद्रक की। केंद्र में कई केंद्रक हैं, जैसे एक हो गया आपका केंद्रक हो गया, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं ना इसको। पहले हम इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसमें ये बता दूं सबसे पहले सेंट्रॉइड के लिए, जैसे मैं आपको बताऊं एक ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए त्रिभुज है ABC। ए और बी और सी ये क्या है, इसके वर्टेक्स है, शीर्ष है इसके। अब यदि मैं आपको बोलूं कि भुजा BC के लिए माध्यिका क्या होगी, हम पढ़ते हैं माध्यिका पढ़ते हैं, माध्यिका के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि माध्यिका क्या होती है।
माध्यिका के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं यदि बात करूं दोस्तों कि ये भुजा BC है ना, ये भुजा BC है ना। अब इस भुजा पे यदि मैं आपको ये बोलूं कि कोई एक रेखा है जो इसके सामने वाले शीर्ष से इस पे इस तरह से इस पे डाली गई है कि इस सामने वाली भुजा को, आधार को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। मान लीजिए BC का जो बीच का बिंदु है वो ये है। अब सिर से हम इस भुजा को ऐसे से मिला देते हैं, बिंदु को मिला देते हैं। अब ये क्या है, ये दो बराबर भागों में बढ़ गई ना, ये मान लीजिए D है। वैसे ही अब क्या करते हैं, अब एक हम इस भुजा को लेते हैं, इस भुजा के सामने कौन सा शीर्ष है, ये शीर्ष है। अब इस भुजा का मध्य बिंदु क्या है, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मध्य बिंदु ये है। अब इस पे हम एक डालते हैं, ऐसे डालते हैं लाइन, जो इसको क्या कर रही है, दो बराबर भुजाओं में बांट रही है, नहीं बांट रही है, बांट रही है। वैसे इस भुजा के लिए शीर्ष कौन सा है, ये है। अब शीर्ष से फिर इसको इस पे एक भुजा डालते हैं, इसका मध्य बिंदु क्या है, इस भुजा का मध्य बिंदु क्या है, ये है। अब इसमें हम डाल दिए, इस शीर्ष से इसमें हम भुजा में ऐसे लाइन खींच देते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि जो शीर्ष से सामने वाली भुजा पे हम लाइन खींचे हैं वो क्या कर रही है, उस आधार को, उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है ना। ये जो भुजा लाइन हमने खींचा, ये भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, ये हमारी क्या होती है, माध्यिका बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। वैसे ये भी क्या है, इसकी माध्यिका है। इस भुजा के लिए ये माध्यिका है दोस्तों, आप ये समझिएगा बात, इस भुजा के लिए ये माध्यिका है, इस भुजा के लिए ये माध्यिका है, और इस भुजा के लिए हमारी ये माध्यिका है। और ये जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं ना, एक दूसरे को हमेशा ये एक बिंदु पे एक दूसरे से मिलते हैं, ये हो गया हमारा, इसी को हम केंद्रक बोलते हैं, जो हमने यहाँ पढ़ रहे हैं। यही हमारा केंद्रक होता है, वो जहां पे एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा, इसमें कई ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको अभी बताऊंगा, कुछ प्रॉपर्टीज मैं बाद में भी बताऊंगा। अभी की मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये जो मीडियन होता है ना, जो माध्यिका होती है, ये जो माध्यिका लाइन है, वो जिस बिंदु पे आपस में सब मिलती है, ये भी एक ये माध्यिका है, एक ये है और एक ये है, ये इस बिंदु में मिल रही है ना। इसको यदि हमने O मान लिया तो AO और OD का जो दोस्तों अनुपात है ना, ये हमेशा क्या होता है, 2:1 होता है, हमेशा 2:1 होता है। मतलब यहां से यहां की भुजा की लंबाई यदि 30 सेंटीमीटर है तो इसकी आधी यहां पे हो जाएगी, मतलब 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस रेशियो का मतलब आप समझिए, यदि यहां से यहां तक की लंबाई 2 है तो यहां से यहां तक की लंबाई 1 हो जाएगी। इसका कहने का मतलब क्या है, यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 10 है तो ये 20 हो जाएगी, ये 20 है तो ये 40 हो जाएगी। आप समझ गए ना मेरी बात, कि ये एक होता है। पहली बात तो आप ये याद रखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। उसके बाद आप दोस्तों देखिएगा, इसमें मैं आपको बता दूं, ये हर त्रिभुज में ऐसा होगा। आप ये देख रहे होंगे कि एक ट्रायंगल ये बन रहा है इस त्रिभुज में, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। आप देख रहे हैं इसमें 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। आप ये बात समझ जाइएगा यहाँ पे ये जो 6 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, इनका जो मान होता है ना, जैसे मैं बोलूं इस त्रिभुज का मान क्या होगा, एरिया क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज BOD जो है ना, BOD जो है ना, ये हमेशा क्या होगा, 1/6 होगा एरिया त्रिभुज ABC। आप समझ गए बात। ये जितने भी त्रिभुज बनेंगे ना, इन सब का जो एरिया होगा ना अलग अलग, वो 1/6 होगा त्रिभुज ABC के एरिया के। ये बात आप जान लीजिए। और ये सारे त्रिभुज के लिए है, मैं ऐसा नहीं एक त्रिभुज के लिए बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एक ही त्रिभुज के लिए, लेकिन आप समझिएगा कि ये सारे त्रिभुज के लिए ऐसा है। अच्छा, एक चीज और देख लेंगे, एक त्रिभुज इसमें ये बन रहा है, ये बन रहा है ना, ऐसे ही एक त्रिभुज यहाँ पे ये बन रहा है, अब एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो इस यदि मैं एक त्रिभुज की बात करूं BOC, तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज BOC जो होगा दोस्तों, वो क्या होगा, 1/3 ऑफ एरिया ABC। मतलब इस त्रिभुज का जो एरिया है दोस्तों, इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के एरिया के 1/3 होगा। आप ये बात याद रखे रहिए। इससे बहुत से क्वेश्चन आपके ऐसे बनेंगे कि त्रिभुज के एरिया का रेशियो भी पूछता है, कि त्रिभुज का, जैसे आपको ये कोई ऐसा डायग्राम बना देगा और बोलेगा कि ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसका एरिया कुछ दे देगा क्वेश्चन में, मान लीजिए दे दिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछ क्या लेगा कि इस एरिया का आप क्षेत्रफल बताइए,
तो आपको पता है ये जो एरिया इन दोनों एरिया का आधा है, तो ये इसका दूना हो जाएगा, तो यदि 3 है तो ये 6 हो जाएगा। आपको ये सब चीजें समझनी जरूरी है। एक और दोस्तों मैं एक चीज आपको बता देता हूँ इसमें, और अभी इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, अभी बहुत सी चीजें हम धीरे धीरे करेंगे, एक साथ चीजें नहीं आती हैं, एक साथ चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे और कुछ चीजें हम और बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक चीज मैं दोस्तों इसमें और आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये जो मीडियन हमने ऐसे ड्रॉ किया है ना, ये मीडियन था ना, मान लीजिए इसका मान P है, इसका Q यहाँ पे था और ये तो D मैंने लिखा ही था। ये जो दोस्तों है ना, ये जो है और ये जो है और ये जो है, ये इसके मीडियन है, दे रखे हैं ना। एक होता है फॉर्मूला दोस्तों इसमें, 3AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा 4 ऑफ AD का स्क्वायर और आपका CP का स्क्वायर, AD हो गया, CP हो गया और BQ का स्क्वायर। एक ये फार्मूला होता है, ये भी आप जानते रहिए। ये क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊं, आपको आराम से क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें ये जो वैल्यू दे रखी है ये उल्टा कर देगा या कोई और मान रख देगा और आपको कंफ्यूज करेगा। तो ये आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए, बहुत से क्वेश्चन में आपको रिजल्ट ये आना चाहिए, आपको ये सब जितने रिजल्ट्स हैं आपको याद होने चाहिए, मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों आज मुझे लगता है वीडियो हमारा बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए मैं आज के लिए इतना ही मैं कहूंगा। इसके बाद हम हो सकता है थोड़ा भी और अगले लेक्चर में हम केंद्रक के बारे में कुछ और बात करेंगे। उसके बाद अभी 3 केंद्रक के बारे में मुझे और पढ़ाना है, वो भी मैं बात करूंगा आपसे। तो आज के लिए इतना ही हम काफी है मुझे लगता है। और दोस्तों बस यही कहना है मुझे कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उनको टू द पॉइंट नोट्स बनाते हुए चलिए। जब लेक्चर जब पूरा कंप्लीट हो जाए, अभी मैं 1-1 2-2 क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, जब लास्ट में ये जो सब चीजें जब कंप्लीट हो जाएंगी, पूरा ज्योमेट्री में पढ़ा लूंगा, तो मैं पूरे क्वेश्चन एक साथ भी मैं कई ढेर सारे क्वेश्चन इन पे कराऊंगा और हो सकता है कि मैं आपको PDF भी इसका कुछ दूं मैं अच्छे क्वेश्चंस का। तो आप अभी बस जितने मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते चलिए उनको और चीजें रिवाइज करते चलिए। मैं जब पढ़ा के चला जाऊँ तो आप उनको फिर से अपने मन से भी, अब जहां न समझ में आया वहां पे आप वीडियो को देखिए, अपने मन से, आप जहां नोट्स बनाए हैं आप वहां उनको पढ़िए। मेरे पढ़ाने से केवल अकेले कुछ नहीं होगा, आपको भी घर पे काम करना पड़ेगा, 3 महीने में लग के काम करना पड़ेगा, तब हमें इसका रिजल्ट एक अच्छा दिखेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इन सबको इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को इसके वीडियो को मेरे पहुंचाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।